हेलो बच्चों, फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ज्ञान कलश में। जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में कहा था कि प्योर मैथमेटिक्स के पार्ट में डिटेल सिलेबस आपको मार्क वाइज सिलेबस किस चैप्टर से कितना वेटेज रहेगा ये हम आपको बताएंगे। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं मार्क वाइज सिलेबस पे। बच्चों, मैथमेटिक्स में जो पहला चैप्टर है आपके एनसीईआरटी का भी ये पहला चैप्टर है, रिलेशन एंड फंक्शन। इसका वेटेज कितना रहने वाला है आपके सीयूईटी के एग्जाम में? 2 to 3 मार्क्स, क्योंकि कुछ टॉपिक्स इसके आपके सेक्शन ए में भी रहेंगे, कुछ टॉपिक्स आपको सेक्शन बी1 में भी मिलेंगे। रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, इक्विवेलेंस रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन, ट्रांजिटिव और इक्विवेलेंस रिलेशन जो कि आपने पढ़ा हुआ है। साथ ही साथ 1-1 और ऑन टू मैपिंग भी आपने पढ़ा हुआ है। जो आपने बच्चों पढ़ा नहीं है वो क्या है? कंपोजिशन, इनवर्स फंक्शन और बाइनरी ऑपरेशन। ये जितना भी टॉपिक मैंने अंडरलाइन किया हुआ है बच्चों, ये सभी का सभी इस बार सिलेबस में नहीं था, लेकिन बिल्कुल भी आपको इसकी टेंशन नहीं लेनी है। ये टॉपिक हम यहां पर आपको कवर कराएंगे। इनवर्स फंक्शन, बाइनरी ऑपरेशन। अच्छा, बाइनरी ऑपरेशन से तो बहुत रेयर चांसेस हैं क्वेश्चंस बनने के, बाकी इनवर्स मैपिंग से, कंपोजिशन से, जितने भी आपको सारे टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस हम यहाँ पे कराएंगे। तो ये है आपका पहला चैप्टर जिसका वेटेज है 2 to 3 मार्क्स। ये आपके टॉपिक्स हैं। रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, जो फंक्शन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों होता है उसे हम इक्विवेलेंस रिलेशन कहते हैं। 1-1 और 2 मैपिंग क्या है ये भी आपने पढ़ा हुआ है। कंपोजिशन, इनवर्स, बाइनरी ऑपरेशन, ये सब के बारे में हम डिटेल में जब चैप्टर वाइज क्वेश्चंस करेंगे तो स्टडी करेंगे। अगला चैप्टर फिर बच्चों आपका आता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जिसको हम आईटीएफ के नाम से भी जानते हैं। इसका वेटेज कितना रहने वाला है? 1 से 2 मार्क्स का। इससे तो क्वेश्चंस में बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए। डेफिनेशन है, रेंज है, डोमेन है, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है, ग्राफ ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। यहां पर जो टॉपिक मैंने अंडरलाइन किया हुआ है ये भी आपके सिलेबस में नहीं था, बाकी सब आपने पढ़ा हुआ है। बच्चों, ये बहुत ही टफ नहीं रहने वाला है आपके लिए, बहुत आसान रहेगा ये टॉपिक, क्योंकि आपको प्रिंसिपल वैल्यू, ब्रांच, रेंज, डोमेन निकालना अच्छे से आता है। बाकी आपको ग्राफ समझा दिया जाएगा, तो आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कहीं से भी कोई भी दिक्कत आने वाली नहीं है। कितने वेटेज हैं इसके? 1 से 2 मार्क्स। बढ़ते हैं अगले चैप्टर की ओर। अगला चैप्टर क्या है? मैट्रिसेस। बच्चे बहुत पसंद करते हैं इस चैप्टर को, मैट्रिसेस। अगर वाइवा भी लेते हैं, बच्चों से पूछते भी हैं, बच्चों बताओ इन 13 चैप्टर में से कौन सा चैप्टर में आप वाइवा देना पसंद करोगे? तो बच्चों का पहला चॉइस रहता है सर मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट। सो 2 से 3 मार्क्स इसका वेटेज रहने वाला है। मैट्रिसेस के टॉपिक्स आप देख सकते हैं। कॉन्सेप्ट, नोटेशन, ऑर्डर, इक्वालिटी, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस इसमें एक ऐसा टॉपिक है जो बच्चों बहुत आता है। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत आता है, मतलब इसमें हार्डली 2 से 3 मार्क्स मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, 4 से 5 मार्क्स भी आ सकते हैं इसमें मैट्रिसेस के टाइप्स में। सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, स्केलर एडिशन, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, एग्जिस्टेंस ऑफ नॉन जीरो मैट्रिसेस whose product of zero matrix restrict to the square matrix of order 2, concept of elementary row and column operation। ये टॉपिक ऐसा है जो कि आपने नहीं पढ़ा है। एलिमेंट्री रो एंड कॉलम ऑपरेशन हटा था, डिलीटेड था सिलेबस से, इसलिए नहीं पढ़ा है। बताया जाएगा आपको एलिमेंट्री रो ऑपरेशन क्या होता है, एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन होता है। लेकिन बच्चों इसके क्वेश्चंस ना बहुत ही लॉन्ग पैटर्न पे आते हैं, क्योंकि आपका जो पेपर का मोड है वो एमसीक्यू टाइप रहेगा। पेपर का मोड कैसा रहेगा? एमसीक्यू टाइप रहेगा। एक क्वेश्चन आप करोगे तो उसके 5 नंबर मिलेंगे, गलत करोगे तो 1 नंबर कट भी जाएगा। तो हमको उन्हीं क्वेश्चंस को, अच्छा ये सेक्शन ऐसा है जिसमें आपको 10 क्वेश्चंस छोड़ने भी हैं। मान लीजिए कोई क्वेश्चन ऐसा है ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन आपको नहीं आ रहा है, आप उसको छोड़िए, आगे बढ़िए। भाई आपको मिले हैं ना 35 में से आपको अटेम्प्ट कितने करने हैं? 25। आप कोई 10 क्वेश्चन छोड़ भी सकते हो। तो इसलिए एलिमेंट्री रो एंड कॉलम ऑपरेशन टफ माना जाता है, क्योंकि इसमें इनवर्स निकालने का मेथड है। एलिमेंट्री रो कॉलम ऑपरेशन बच्चों को लगाने में दिक्कत भी होती है, बट सिंपल से सिंपल तरीके से हम यहाँ पर समझाने की कोशिश करेंगे आपको। उसके अलावा मैट्रिक्स के बाद फिर से अगला चैप्टर जिसका आप वेट कर रहे होंगे, डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट का भी वेटेज मैट्रिक्स की तरह 2 से 3 नंबर का है। डिटरमिनेंट में आपको डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालना आता है, डिटरमिनेंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट जो कि कटा हुआ था, लेकिन यहाँ पर आपको पढ़ना है क्या? प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट, माइनर कोफैक्टर, एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट ये तो आपने पढ़ा हुआ है। एडजॉइंट, इनवर्स ये भी आपने पढ़ा हुआ है। कंसिस्टेंसी, इनकंसिस्टेंसी ये भी आपके सिलेबस में था। लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना ये भी आपके सिलेबस में है। अब बच्चों के माइंड में क्वेश्चन ये आता है यहाँ पर कि सर जब हम ए इनवर्स निकालते हैं, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालते हैं, वो क्वेश्चन बोर्ड हमारा हमसे लॉन्ग में पूछता है, 5-5 नंबर, 4-4 नंबर में पूछता है। यहाँ पर एमसीक्यू में वो पूछेगा हमसे
हालांकि वेटेज तो 5 ही नंबर है एक क्वेश्चन का, लेकिन क्या एमसीक्यू में पूछेगा, और एमसीक्यू में पूछेगा तो उसको हम सॉल्व करेंगे, तो हमारा समय जो टोटल 45 मिनट लग रहा है इस पूरे पेपर को करने के लिए, तो 10 मिनट 15 मिनट एक क्वेश्चन दे देगा। तो बच्चों आपको हम तरीका बताएंगे, आपको एमसीक्यू है ना, आपको आंसर तक पहुंचना है चाहे जैसे। तो यहाँ पर स्टेप्स मायने नहीं रखते हैं, ये भी आपको सीखना है। देखिए आप अभी पेपर देने जा रहे हो बोर्ड का, 3 घंटे देने पड़ते हैं, कुछ एमसीक्यूज हैं, कुछ वेरी शॉर्ट लॉन्ग, आपको लिखने की भी हैबिट है, लेकिन यहां पर आप जितना जल्दी से जल्दी और सटीक आंसर बिना एरर के आंसर निकाल सको वो काउंट होना है। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर पेपर तो ऐसा था, घर पता नहीं, वहां पे पेपर एग्जाम देने जाते हैं तो पेपर नहीं आता, घर में वही पेपर सॉल्व करते हैं सर, सारे क्वेश्चन लगा लेते हैं। कारण जानते हो क्या होता है? यही टाइम मैनेजमेंट नहीं होता उनका। तो आपको टाइम मैनेजमेंट रखना है, तो बड़े बड़े क्वेश्चंस को कैसे हम कम समय में करेंगे ये भी हम आपको यहाँ पर सिखाएंगे, बिल्कुल भी आपको टेंशन नहीं लेना है। अगला टॉपिक है कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। मैं तो कहता हूं इसको अगर आपने केवल एनसीईआरटी से ही पढ़ लिया, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस लगा लिए, हालांकि सारा सिलेबस एनसीईआरटी से है, स्पेशली जैसे बच्चों को दिक्कत किसमें होती है, डिफरेंशियबिलिटी और कॉन्टिन्यूटी में। वो समझते हैं कि ये टॉपिक टफ होता है, क्योंकि dy/dx लगा के डेरिवेटिव निकालना आसान होता है, तो समझते हैं डेरिवेटिव आसान है, ये टफ है। बिल्कुल भी टफ नहीं है, इसका भी हम आपको तरीका बताएंगे, ठीक है। बाकी इसके सिलेबस को देख लेते हैं, 1 से 2 मार्क्स इसमें आएंगे। सिलेबस क्या क्या है? कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन, चेन रूल आपने पढ़ा हुआ है, इनवर्स फंक्शन का डेरिवेटिव, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव, इम्प्लिसिट फंक्शन का डेरिवेटिव, लॉगरिथमिक फंक्शन का डेरिवेटिव, साथ ही साथ आप पैरामेट्रिक फॉर्म, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। अच्छा यहाँ पे क्या है जो डिलीटेड है और यहाँ पर दिया गया है, क्या है बच्चों? रोलेस एंड लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम। आसान है, बस आपको थ्योरम का स्टेटमेंट समझना है, क्या रूल है वो थोड़ा सा बता देंगे, उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा आप यूं आंसर निकाल लो तुरंत, ठीक है। ये टॉपिक इधर फिलहाल कटा हुआ था, रोलेस एंड लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम, और बिल्कुल भी आपको टेंशन नहीं लेना है। अगले चैप्टर पे बढ़ते हैं, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। सीयूईटी के एग्जाम में पिछली बार देखा गया है इस चैप्टर से 6 से 7 नंबर आए हैं। मैंने हालांकि 4 से 5 मार्क्स ही लिखा हुआ है, लेकिन इस चैप्टर से पिछले पेपर में 4 से 5 मैंने लिखा है, पिछले पेपर में 6 से 7 नंबर आए थे। तो 4 to 5 मार्क्स है, क्योंकि इसमें क्या क्या टॉपिक्स हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन आसानी से बन जाते हैं। टेंजेंट नॉर्मल सबसे फेमस टॉपिक है इसका, जो कि कटा हुआ था, लेकिन यहाँ पर टेंजेंट एंड नॉर्मल आपको पढ़ना है, टेंजेंट एंड नॉर्मल, साथ ही साथ अप्रोक्सीमेशन। ये वो टॉपिक हैं जो कटे हुए थे, लेकिन आपको यहाँ पर पढ़ना है, इससे भी क्वेश्चंस आएंगे, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना। आपको dy/dx निकालना आता है ना, आप तो dy/dx निकालने में माहिर हो, आपको तो लगता है कि सर लिमिट ना पूछो, क्वांटिन्यूटी ना पूछो, केवल dy/dx निकाल बोल दो कि हाँ किस फंक्शन का निकालना है, हम तुरंत निकाल लेंगे, बस dy/dx निकालना आता है तो टेंजेंट नॉर्मल अप्रोक्सीमेशन सब हो जाएगा, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी। ओके आगे बढ़ते हैं। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, फिर से बोल रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मुझसे कोई पूछेगा कि सर इस पूरे 13 चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट सीयूईटी के दृष्टि से सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा चैप्टर है, तो 4 to 5 मार्क्स। यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए भी कहूंगा अवकलन के अनुप्रयोग चैप्टर नंबर 6 4 to 5 मार्क्स का है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा वेटेज इसी का दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट। तो अगला टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, इसका वेटेज कितना रहने वाला है? 2 से 3 मार्क्स का। इसमें क्या क्या टॉपिक्स हैं? एप्लीकेशन इन फाइंडिंग एरिया अंडर सिंपल कर्व, स्पेशली लाइन, आर्क, सर्कल, पैराबोला, एलिप्स। कहोगे सर ये सारी चीजें तो थी ही नहीं, हमने जो पढ़ा था अभी 12th के एग्जाम के लिए उसमें तो केवल सिंपल कर्व लिखा था, स्पेशली लाइन बेस्ड। अब यहाँ पे तो आर्क भी है, सर्कल, पैराबोला, एलिप्स यानी कोनिक सेक्शन भी आ गया, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना। यहाँ पर भी आपको शॉर्ट ट्रिक बताएंगे, तरीका बताएंगे, कम से कम समय में आप आंसर निकाल लोगे। आप स्टेप्स आपको नहीं देखने यहाँ पर कि स्टेप्स गलत हो रहा, बिल्कुल नहीं। आप जितना शॉर्ट से शॉर्ट ट्रिक जो आप क्लास के दौरान सीखने की कोशिश करते थे जब आपको नहीं करना चाहिए था, अब आपको वो काम करना है कि कम से कम समय में शॉर्ट ट्रिक सीखनी है कि कम से कम समय में कैसे हम आंसर दे पाएंगे। मैथमेटिक्स का 40 क्वेश्चन 45 मिनट में अटेम्प्ट कर पाना बहुत ही मुश्किल है, ठीक है। बट बिल्कुल आपको टेंशन नहीं लेना है, हम ट्रिक्स भी आपको बताएंगे कैसे कम समय में आपको इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। बाकी आप जो देख रहे हो कुछ कॉन्सेप्ट तो वही रहने वाला है, सर्कल आ गया, इलिप्स आ गया, पैराबोला, हाइपरबोला, कोई भी करवा जाए, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, कॉन्सेप्ट वही यूज होगा। 2 से 3 मार्क्स इसका वेटेज रहेगा एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन का। अगला टॉपिक क्या है?
डिफरेंशियल इक्वेशन 2 से 3 मार्क्स, हालांकि एक नंबर और भी आ सकता है, 4 नंबर तक आ सकता है। इसमें क्या क्या टॉपिक है? सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, डिग्री, सॉल्यूशंस के जितने भी टाइप्स हैं, वेरिएबल सेपरेबल हो, dx by dy हो, dy by dx हो, होमोजीनियस हो, ये सारे कवर करता है। तो कहने का मतलब ये है पूरा का पूरा डिफरेंशियल इक्वेशन आपको पढ़ना है, जो कि सिलेबस में भी था, इसमें कुछ डिलीटेड वाला टॉपिक ऐसा नहीं है। 2 से 3 मार्क्स इसका वेटेज रहेगा। उसके बाद वेक्टर जब मैं पढ़ाता हूं तो वेक्टर कहता हूं 2 चैप्टर, वेक्टर 3D ज्योमेट्री, क्योंकि वो भी वेक्टर का ही पार्ट है। तो वेक्टर 1 से 2 मार्क्स का आने वाला है, ये बहुत ही आसान है, ये बेसिक वेक्टर है, इसका बहुत सारा यूज आपने फिजिक्स में पढ़ा भी होगा। क्या क्या इसमें है? वेक्टर, स्केलर, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन रेशियो, कोलिनियर ऑफ वेक्टर, पोजीशन वेक्टर, नेगेटिव वेक्टर, टाइप्स ऑफ वेक्टर आप कह सकते हो वेक्टर का, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, स्केलर प्रोडक्ट, प्रोजेक्शन, ये सारी चीजें हैं। ठीक है, फिलहाल मुझे यहाँ पर ऐसा कोई टॉपिक दिख नहीं रहा है जो आपके सिलेबस से कटा हो। स्केलर प्रोडक्ट कह सकते हो, लेकिन स्केलर प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट होता है, आपने पढ़ा हुआ है, कोई भी ऐसा टॉपिक है नहीं जो आपके रिलेटेड उसमें था, यानी आपने ये पढ़ा हुआ, बस इसको रिकॉल करना है और शॉर्टली आंसर देके आगे बढ़ना है। अगला जो टॉपिक है, अगला टॉपिक क्या है? 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। बोर्ड के पेपर में तो आप बच गए थे। क्यों बच गए थे? क्योंकि एक टॉपिक डिलीटेड था। ये बता सकता है क्या डिलीटेड था? 3D वेक्टर से क्या रिलेटेड था? कार्टेशियन एंड वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन बहुत टफ था, क्योंकि आपको समय ज्यादा लगता है प्लेन को सॉल्व करने में, समझने में। 3D शेप्स हैं, लाइन, उसके कंपैरेटिवली टफ, मेरे एज अ टीचर मुझे नहीं बोलना चाहिए कि टफ था, लेकिन एज अ स्टूडेंट मैं यहां पर बोल रहा हूं कि बच्चों को समझने में लाइंस के कंपैरिजन में प्लेन थोड़ा सा टफ पड़ता है। ये भी आपके सिलेबस में है। साथ ही साथ आपको डिस्टेंस फार्मूला पढ़ना पड़ेगा, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ प्लेन। शॉर्टेज डिस्टेंस तो आपने पढ़ा हुआ है, शॉर्टेज डिस्टेंस में दिक्कत नहीं आएगी। बाकी जो डिलीटेड है वो भी हम आपको बताएंगे, कोई दिक्कत आने वाली है नहीं। 2 से 3 मार्क्स इस चैप्टर का है। अगले चैप्टर में आते हैं लीनियर प्रोग्रामिंग। लीनियर प्रोग्रामिंग कहोगे सर ये तो वर्ड प्रॉब्लम आएगा। देखो 2 टाइप होता है लीनियर प्रोग्रामिंग, या तो आपको कांस्टेंट्स दिए जाएंगे, आपको ग्राफ बनाना पड़ेगा, या तो ग्राफ दिया जाएगा, कांस्टेंट्स बनाने पड़ेंगे। वर्ड प्रॉब्लम बेसिकली आपको प्रैक्टिस नहीं करनी है। फिजिबल रीजन जनरली बाउंडेड का ही क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन क्योंकि सिलेबस में बाउंडेड एंड बाउंडेड दोनों है तो आपको दोनों देखना पड़ेगा। ग्राफिकल स्ट्रक्चर को मिला के देखना है, जो कि समझा दूंगा मैं। 2 से 3 मार्क्स का ये है, इसमें एक भी नंबर आपका कटने वाला नहीं है। लास्ट चैप्टर प्रोबेबिलिटी, 2 से 3 मार्क्स इसका वेटेज है। ये अप्लाइड मैथ और प्योर मैथमेटिक्स दोनों के लिए कॉमन है। मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी पढ़ा हुआ है आपने, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पढ़ा हुआ है आपने, टोटल प्रोबेबिलिटी, बेस थ्योरम, रैंडम वेरिएबल, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन, वेरिएंस, ये सब आपने पढ़ा हुआ है। लेकिन लास्ट का कुछ आपने जैसे बायनोमियल ट्रायल, बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, ये आपने नहीं पढ़ा है। कोई बात नहीं, हम है ना, जो नहीं पढ़ा उसको भी पढ़ाएंगे। बाकी ऊपर के टॉपिक्स आपने पढ़े हुए हैं। कैसे? प्रोबेबिलिटी का डायरेक्ट फॉर्मूला, बेस थ्योरम है, बेस थ्योरम नाम से घबराना थोड़ी है, डायरेक्टली उस पर बेस जो एमसीक्यू पैटर्न पे क्वेश्चन बनने का तरीका थोड़ा सा अलग होता है। जो क्वेश्चंस पेपर बनाते हैं उनको ये पता होता है कि लिमिटेड टाइम है, ऐसा क्वेश्चंस नहीं सेट कर दिया जाता कि हर क्वेश्चन को आपको करने में 20 मिनट लगे, तो फिर 40 क्वेश्चन कैसे कर पाओगे? ठीक है, तो ये रहा मैथमेटिक्स का आपका पूरा डिटेल सिलेबस। 40 नंबर का मैथ आने वाला है आउट ऑफ 50। पहला सेक्शन ए, जिसमें से 15 क्वेश्चन रहेंगे, 15 के 15 क्वेश्चन आपको कंपलसरी है करना। पार्ट 2 यानी कि B1 और B2, वहां पर 2 ऑप्शन है, जिसमें से आपको B1, अगर आप प्योर मैथमेटिक्स हो तो B1 वाले टॉपिक्स को पूरा सॉल्व करना है, अगर आप B2 हो तो आप B2 वाले टॉपिक्स को सॉल्व करिए। B1 या B2 सेक्शन में जब आप जाओगे वहां पे आपको 35 क्वेश्चंस मिलेंगे, और 35 में से आपको अटेम्प्ट कितने करने हैं? 25। एक चीज और ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पेपर में कहीं अलग अलग 15 और 35 का अलग अलग स्टेज नहीं रहेगा। पूरी की पूरी जो नंबरिंग रहेगी 1 2 3 से लेकर पूरा 50 तक रहेगा, और फिर B2 वाले पार्ट के लिए 16 से 50 तक फिर रहेगा। यानी ऊपर के जो 15 क्वेश्चन आपको मिलेंगे वो सभी को करना है। मत आप कहना कि जब आएगा प्योर मैथमेटिक्स लिखा होगा, जब अप्लाइड मैथमेटिक्स लिखा होगा तब हम चालू करेंगे, नहीं। क्वेश्चन पूरे 50 रहेंगे, पहले 15 क्वेश्चन लिखा हो ना लिखा हो कंपलसरी है, सभी को करना है। पहले 15
15 के बाद जब आप आओगे तो 16 से 50 में आपको B1 और B2 करके लिखा रहेगा। अब आपको डिपेंड करता है आप किस टाइप में हो, प्योर मैथमेटिक्स में हो या अप्लाइड में हो। फिर 16 से 50 में से 35 क्वेश्चन हुए, करना कितना है 25। इस प्रकार से मैथमेटिक्स में टोटल 200 नंबर का पेपर है। 200 नंबर पेपर है, एक क्वेश्चन कितने का है 5 नंबर का है। और अगर आप गलत करते हो, ये भी एक्यूरेसी भी ध्यान दी जाती है नॉर्मलाइजेशन में, परसेंटाइल में, अगर आप गलत करते हो तो आपका 1 नंबर कट भी जाएगा, यानी 1/5 की नेगेटिव मार्किंग आप कह सकते हो कि आपके पेपर में है। ठीक है, तो यहीं से आपका डिटेल सिलेबस खत्म होता है। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। अब टॉपिक्स पे डिस्कशन, क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस चालू करो।